औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नर्वस सिस्टम की सीरीज़ को आगे लेके चलते हैं फर्दर। और इससे पहले मैं एक छोटा सा एक रिव्यू आपके सामने शेयर कर देता हूँ कि हमने इसे कहाँ से शुरू किया था। हमने एक इंट्रोडक्शन नर्वस सिस्टम का स्टार्ट किया। उस इंट्रोडक्शन के बाद हमने रिसेप्टर्स जो हैं उनको बहुत डिटेल में स्टडी किया। देन हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को देखा, और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पहले हमने स्ट्रक्चरली देखे, उसके बाद हमने फंक्शनल न्यूरॉन्स की टाइप्स देखी। देन आज हम एक पर्टिकुलर टिपिकल न्यूरॉन को स्टडी करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम चले जाएंगे इसकी फंक्शनिंग की तरफ। क्योंकि इसकी फंक्शनिंग इस वक्त हम स्टडी करेंगे तो आपके सामने नर्व इम्पल्स का एक टॉपिक ओपन होगा, जो कि बहुत क्रूशल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके इस पूरे एफएससी के टाइम फ्रेम में कई दफ़ा आपने उसे स्टडी किया है, तैयार किया है, एग्ज़ाम्स के लिए तैयार किया, टेस्ट्स के लिए तैयार किया है। तो अब हम एक पर्टिकुलर जब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है नर्व इम्पल्स को स्टडी करने के लिए। हम एक टिपिकल न्यूरॉन को स्टडी करने के बगैर डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते हैं नर्व इम्पल्स पे, क्योंकि हमें उसके स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए जिसके ऊपर एक मैसेज ने फ़्लो करना है, एक मैसेज ने ट्रांसफ़र होना है। लिहाजा एक कोई भी एक न्यूरॉन हो, उसके 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। डेंड्राइट्स, आपके सामने आपको एक ट्री लाइक अपीयरेंस जो है वो नज़र आ रही है। डेंड्राइट्स के बाद आपके पास सेल बॉडी का हिस्सा आ जाता है, ये वाला, जहाँ से डेंड्राइट्स अराइज हुए होते हैं। और तीसरा बेसिक पार्ट इसका जो है वो एक्सॉन है, जो कि आपको एक पर्टिकुलरली स्लेंडर टाइप ऑफ फाइबर लाइक मटेरियल जो है वो नज़र आ रहा है। इसमें जब हम डेंड्राइट्स को सबसे पहले फोकस करते हैं तो डेंड्राइट्स का काम क्या है। देखिए, ये जो एक नेटवर्क लाइक अपीयरेंस आपको नज़र आ रही है, एक बंच ऑफ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। आप ये कह लें कि प्लेटफॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है दो न्यूरॉन्स के दरमियान। इट मींस कि न्यूरॉन्स अपने मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए इन पर्टिकुलर डेंड्राइट्स का इस्तेमाल करते हैं, और उस मैसेज का फ़्लो उसके बाद कैसे बनता है, फ्रॉम डेंड्राइट्स टू एक्सॉन। इसका मतलब ये हुआ कि ये कम्युनिकेशन के लिए डेंड्राइट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं इसकी सेल बॉडी की तरफ। देखिए, जब आप सेल बॉडी को यहाँ पर स्टडी करेंगे तो सेल बॉडी में सबसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आता है वो इसका न्यूक्लियस है। जब आप इसका न्यूक्लियस स्टडी करते हैं, अगर आपके पास बहुत अच्छी माइक्रोस्कोप मौजूद है तो अगर आप इसके न्यूक्लियस तक पहुंच जाते हैं तो आपको न्यूक्लियस के अंदर इसका न्यूक्लियोलस भी नज़र आता है। अब ये न्यूक्लियोलस हर वक्त इसमें नज़र आएगा, इसलिए कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये मोस्टली डीजेनरेटिव नहीं है, या आप ये कह लें कि ये मोस्टली जो हैं डिवाइड नहीं करते, अंडर डिवीजन नहीं रहते। जब ये अंडर डिवीजन नहीं रहते हैं तो इट मीन्स कि इनका न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एज इट इज़ रहेगा। हाँ, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि स्टेम सेल्स होते हैं पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम के, जो कि डिवाइड कर सकते हैं। मैं उनकी तरफ नहीं जा रहा, मैं पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक न्यूरॉन को ही स्टडी करूँगा यहाँ पे। अच्छा, अब न्यूक्लियस के बाद हम चलते हैं इसके फर्दर साइटोप्लाज्म की तरफ। देखिए, एक सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहली बात तो ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म, ग्रैन्यूल्स से भरा हुआ। इट मीन्स कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की स्टोरेज हुई होती है। किस चीज़ की स्टोरेज है? फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे स्टोरेज होती है लिपिड्स की, स्टोरेज होती है ग्लाइकोजन की, यहाँ पर स्टोरेज होती है मेलानिन, पिगमेंटेड कुछ जो केमिकल्स हैं जिनमें मेलानिन भी है, वो भी यहाँ पर जो है वो वक्ती तौर पे स्टोर होता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। किसके अंदर? ग्रेन्यूल्स के अंदर। आफ्टर दैट देयर आर लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट इनसाइड द सेल बॉडी।
अब हम, जैसे कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे न्यूरॉन्स तकरीबन वर्किंग के अंदर ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा ब्रेक आता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हार्ट बीट या हार्ट की जो फंक्शनिंग है, इसके साथ कनेक्टेड जो न्यूरॉन्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता है, वो फ्रीक्वेंटली इन यूज़ रहते हैं। अब इनका फ्रीक्वेंट यूज़ जो है, इनके पीछे पर्टिकुलर सेट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि उनको एक्टिव रखने के अंदर हेल्प करते हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है एनर्जी की प्रोडक्शन करना, एटीपी की प्रोडक्शन करना। फिर हम चलते हैं जी लाइसोसोम्स की तरफ। देखिए बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनके दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेटाबॉलिक वेस्ट बन रही होती है जिनको ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी होता है, लिहाजा लाइसोसोम्स जो हैं इनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर बात करते हैं गोल्जी एपरेटस की, चीज़ें बनती हैं, यहाँ पर पैकेजिंग होती है इनकी। तो ये पैक करने के लिए या जो कंजुगेशन करने के लिए इम्पॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर है आपके सामने, ये गोल्जी एपरेटस है। फिर हम बात करते हैं बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स की। देखिए इसका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाए रखने के लिए इसके अंदर इसका एक फ्रेमवर्क होना ज़रूरी है जो किसके साथ मिलकर बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ मिलकर बनता है। फिर हम बात करते हैं एक बड़ा स्पेशलाइज्ड हमारे पास स्ट्रक्चर है यहाँ पर, निजल्स बॉडी इन्हें बोलते हैं। देखिए निजल्स बॉडीज़ जो हैं ये एक्चुअली फ्री फॉर्म में जो राइबोसोम्स होते हैं वो ग्रुप बना लेते हैं। किसके ऊपर ग्रुप बनाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि रफ ऑलरेडी किसकी वजह से है, राइबोसोम्स की वजह से है, लेकिन जब इसके साथ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि ये निजल बॉडीज़ बन चुकी हैं। फ्री फॉर्म ऑफ राइबोसोम्स व्हेन ग्रुप टुगेदर, देन हम इसे बोल देते हैं कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंबाइंड फॉर्म में निजल ग्रेन्यूल्स कहलाती हैं, निजल बॉडीज़ कहलाती हैं। चलें जी, ये तो था सेल बॉडी का स्ट्रक्चर। अब सेल बॉडी के बाद हम बात करते हैं उस एक पर्टिकुलर हिस्से की जो कि आप देखें सेल बॉडी से एक प्रोसेस निकलता हुआ आपको नज़र आता है डाउन साइड की तरफ। इसे हम बोल देते हैं कि ये इसका एक्सॉन है। ये एक स्लेंडर स्टॉक है जो कि थ्रू आउट द स्ट्रक्चर एक ही साइज़ का, एक ही थिकनेस का ऑलमोस्ट ये मौजूद होता है। अब इस एक्सॉन के अंदर ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस हिस्से के अंदर भी एनर्जी रिक्वायर होती है। वो क्यों रिक्वायर होती है, जब हम नर्व इम्पल्स का टॉपिक स्टडी करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे हिस्से के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर सोडियम पोटाशियम पंप होता है जो कि एक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होता है मुख्तलिफ आयंस की। अब उसको चलाने के लिए एटीपी रिक्वायर होती है। वो एटीपी कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे होते हैं, जो कि कहाँ पर मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सोनल पार्ट के अंदर। फिर इसके अंदर अगेन माइक्रोट्यूब्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने अपना स्ट्रक्चर मेंटेन रखना है। माइक्रोट्यूब्यूल्स होना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, राइबोसोम्स वो इस हिस्से में मौजूद नहीं होते। राइबोसोम्स का जो मेन फोकस्ड एरिया है वो सेल बॉडी ही है। इसके अलावा आपको राइबोसोम्स एक्सॉन के अंदर मौजूद नज़र नहीं आते हैं। फिर हम बात करते हैं माइलियन शीथ की। देखिए लफ्ज़ है माइलियन या माइलिनेटेड, इट मीन्स कि ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि मोस्टली लिपिड से बनता है। और यहाँ पर एक एक्सॉन के ऊपर आपको कवर्स पार्ट्स के अंदर जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये जो कवर्स हैं पर्टिकुलरली किस चीज़ के कवर होते हैं, श्वान सेल्स के, जिसे आप न्यूरोग्लियल सेल्स भी बोलते हैं, सपोर्टिव न्यूट्रिटिव सेल्स हैं। किसी भी ऐसे एक्सॉन को ये सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसके ऊपर रैप अप हुए होते हैं जो न्यूरॉन्स माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप किसी एक श्वान सेल को इन लार्ज व्यू में देखें तो आप देख सकते हैं कि इस श्वान सेल के इनसाइड आपको एक्सॉन नज़र आ रही है और यहाँ पर इसका एक अपना श्वान सेल का बड़े साइज़ का न्यूक्लियस इसकी सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो है वो मौजूद होता है। इसे श्वान सेल क्यों बोलते हैं? 19वीं सेंचुरी में थियोडर श्वान एक साइंटिस्ट था जिसने
अपने नाम के ऊपर जो है, क्योंकि उसने डिस्कवर किया था तो उसने अपने नाम के ऊपर इसे श्वान सेल कहना शुरू किया। फिर बात करते हैं कि ये जो माइलियन शीथ है जो कि वाइंड हो चुकी है, ये किस तरह से वाइंड होती है? बिल्कुल ऐसे, अगर आप अपनी फिंगर के ऊपर कोई बैंडेज लगा लें तो आपकी फिंगर, आप उसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक्सॉन है, और उसके ऊपर लगी हुई जो बैंडेज है आप उसे श्वान सेल या माइलियन शीथ जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह से थ्रू आउट द एक्सॉन आपको क्या नज़र आती है? श्वान सेल से बनी हुई माइलियन शीथ नज़र आती है। अब ये जो माइलियन शीथ है ये पार्ट्स के अंदर मौजूद है। आप देखें, एक पार्ट, उसके बाद एक छोटा सा हिस्सा आपको एक्सॉन का नज़र आएगा, फिर उसके बाद अगला एक सेल जो है वो यहाँ पर अटैच है, फिर उससे अगला सेल अटैच है, लेकिन दरमियान में आपको एक्सॉन के टर्मिनल्स, एक्सॉन्स के जो पार्ट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये एक्सॉन के पार्ट्स साल्टेटरी नर्व इम्पल्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आपके साथ एक फ्यूचर में देने वाला कॉन्सेप्ट जो है वो पहले ही डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जिस वक्त हम इसको स्टडी करेंगे एज अ नर्व इम्पल्स, तो नर्व इम्पल्स सीधी सीधी नहीं गुजरती इसके ऊपर से। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उन पर से जो नर्व इम्पल्स है वो जंपिंग ऑर्डर में, जहाँ जहाँ एक्सॉन्स हैं वहाँ पर जंपिंग ऑर्डर में जो है वो ट्रांसफ़र होती है, और इसकी वजह से जो स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स है वो एक्सपोनेंशियल रेट से आगे चली जाती है। लिहाजा ये जो आपको पीसीस के अंदर माइलिनेटेड शीथ नज़र आ रही है, ये किस लिए है? नर्व इम्पल्स को स्पीड अप करने के लिए, साल्टेटरी या जंपिंग ऑर्डर में लेके आने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर हम बात करते हैं जी, ये जो नोड ऑफ रेनवेयर जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, अगेन एक साइंटिस्ट, ये फ्रेंच साइंटिस्ट था, लुइस एंटनी रेनवेयर इसका नाम था। इसने सबसे पहले नोड ऑफ रेनवेयर्स को जो है वो स्टडी किया, और देन इसने अपने नाम रेनवेयर के ऊपर जो है इसी का नाम रखा, नोड ऑफ रेनवेयर। तो इसमें ये आपने डाउट नहीं लेके आना कि ये पता नहीं किसी प्रोसेस का नाम है या कोई स्पेसिफिक चीज़ इसके अंदर रेनवेयर के नाम से मौजूद है। नो, नॉट एट ऑल। ये एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम है जो उसने अपने नाम के ऊपर इसके साथ अटैच कर दिया। अब हम बात करते हैं एक्सॉन के एंडिंग्स की तरफ। देखें, एक्सोनल टर्मिनल्स आपके सामने आपको ये नज़र आ रहे हैं। ये एक्सोनल टर्मिनल्स ब्रांच हो जाते हैं, ब्रांचिंग ऑर्डर के अंदर चले जाते हैं, जिसके लिए ब्रांचेस बन जाती हैं इनकी। तो ये एक्सॉन टर्मिनल्स जो हैं कन्वर्ट हो जाते हैं इसके जो लास्ट पॉइंट्स हैं एक्सोनल टर्मिनल बटन्स की तरफ। ये आप ये समझ लें साइनेप्टिक नोब्स बना देते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी भी डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा। सिर्फ ये समझ लें कि एक न्यूरॉन से दूसरे सेल की तरफ जिस वक्त मैसेज को पहुंचाना है, तो यहाँ पर जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब एक्सॉन टर्मिनल्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये कहाँ पर एंड हो रहे हैं? मसल सेल। ये मैंने ये जो बनाए हैं, दीज आर मसल सेल्स और मसल फाइबर्स। इन मसल सेल्स के अंदर आप देख सकते हैं लाइट एंड डार्क बैंड्स भी आपको नज़र आएंगे। इसको भी हम इंशाल्लाह जो है जब हम मसल का एक पूरा सेशन जो है वो शुरू करेंगे तो फिर मैं आपको इसकी भी सारी डिटेल्स इंशाल्लाह बताऊंगा। तो इन मसल सेल्स को कनेक्ट किया गया है एक्सॉन टर्मिनल्स के साथ, क्योंकि मैसेज यहाँ पर किसकी तरफ आ रहा है? मसल सेल्स की तरफ। ऑफ कोर्स इन मसल सेल्स ने मैसेज को रिसीव करने के फ़ौरन बाद अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है। लिहाजा यहाँ पर एक पर्टिकुलर न्यूरॉन या स्पेसिफिक न्यूरॉन की फंक्शनिंग और इसका जो स्ट्रक्चर है हमें उससे थोड़ा सा हाव नाव होना शुरू हो जाती है कि जब हम इसका प्रॉपर थ्रू आउट फंक्शन की तरफ जाएंगे तो फिर हम किस तरह से इसको कंसिडर करेंगे कि एक न्यूरॉन कैसे एक मैसेज को अगले सेल की तरफ जो है वो लेकर जाता है। डियर स्टूडेंट्स, न्यूरॉन का ये टिपिकल स्ट्रक्चर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे MCQs बन सकते हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ये एक बेसिक चीज़ है अगले प्रोसेसेस को समझने के लिए। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप नर्वस सिस्टम की चीज़ों को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। हम इसके बाद नर्वस सिस्टम का वो एक फिनोमिना जिसे हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स, जिसे मैसेज को लेके जाना, लेके आना,
इन तमाम चीज़ों के ऊपर से पर्दे उठाएंगे इंशाल्लाह। अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।